Hi guys, how are you? I hope you all are doing great. I'm doing great too. So these audios are specifically for CA final students जिनके IDT का एग्ज़ाम होगा और IDT के रिविजन वीडियोस they want to hear. And these audios first would cover custom. So custom के लिए जो types of duty chapter है ये this is specifically for that chapter. So let's not waste time and let's start. Okay guys, so basic custom duty. किसी भी ड्यूटी को लगाने के लिए एक चार्जिंग सेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है. अगर एक चार्जिंग सेक्शन नहीं है तो फिर ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं करी जा सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल DT के अंदर सेक्शन 28 PGBP, राइट. एनी बेल्स रिंगिंग. आई होप दीज आर, नहीं तो रिवाइज़ कर लो यार उनको भी, ठीक है. चलो, सो सेक्शन 12 यानी सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 जो कि है चार्जिंग सेक्शन, यानी बताता है कि आपको कस्टम ड्यूटी लगानी है इम्पोर्टेड गुड्स पर. कौन से गुड्स पर? इम्पोर्टेड गुड्स पर. सिर्फ गुड्स पर, सर्विसेज पे नहीं. सर्विसेज यहाँ पे डील नहीं किया जाता. सर्विसेज इज़ अ पार्ट ऑफ GST ओनली. यहाँ पर कस्टम में सिर्फ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की बात करी जाती है, ठीक है. अब तुम्हें ये तो पता चल गया, सेक्शन 12 ने ये तो बता दिया कि तुम्हें इम्पोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगानी है, लेकिन किस रेट पर लगानी है ये यहाँ पर नहीं लिखा होता. रेट के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975. गाइस ईयर को ध्यान रखना, कई बार MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं. सो कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975. इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है रेट ऑफ ड्यूटीज़, यानी रेट ऑफ ड्यूटी जो कि BCD के बारे में होगा कि हम लोगों को इम्पोर्टेड गुड्स पे कौन से रेट पे ड्यूटी लगानी है. ओके. अब इस कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर दो स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2. स्केड्यूल 1 टॉक्स अबाउट ड्यूटी इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स और स्केड्यूल 2 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज़ इन केस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स. येस, वी ऑल नो एक्सपोर्ट द गुड्स एंड नॉट द टैक्सेस. सो जनरली एक्सपोर्टेड गुड्स पर, जो भी गुड्स एक्सपोर्ट के लिए होते हैं उन पर ड्यूटीज़ नहीं होती, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे बहुत मिनिमम रेट की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है. वो स्केड्यूल 2 के अंदर मेंशन्ड है. स्केड्यूल 1 हमारे लिए मेन है. स्केड्यूल 1 के अंदर जो डिटेल्स मेंशन्ड है वो 5 तरीके से एक टेबल बना के मेंशन करी हुई है. सबसे पहला है HSN कोड, सेकंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, थर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेट या फिर प्रेफरेंशियल रेट, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं HSN कोड की. सो HSN कोड क्या है? इट्स बेसिकली अ यूनिक कोड विच इज़ असाइन टू एवरी गुड, ठीक है. जो भी इंपोर्ट किया जा रहा है हर गुड को असाइन किया जाता है एक HSN कोड. MCQ अलर्ट गाइस, HSN कोड इंटरनेशनली 6 डिजिट का होता है, लेकिन इंडिया में दिस इज़ 8 डिजिट. ओके, 8 डिजिट MCQ आ सकता है. अब HSN की बात ख़त्म. जस्ट टू आइडेंटिफाई कि ये क्या गुड है, एक नंबर अलॉट करते हैं, वो HSN नंबर होता है. इंडिया में 8 डिजिट का कोड है, इंटरनेशनली 6 डिजिट का है. सेकंड इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, कि हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि गुड्स जो हैं वो क्या हैं, उनकी क्या नेचर है. थर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी kg, यूनिट्स इन नंबर्स, ठीक है, इन लीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारे हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हो गए. इसके बाद स्टैंडर्ड रेट या फिर प्रेफरेंशियल रेट. स्टैंडर्ड रेट का मतलब है कि किसी भी ड्यूटी पर क्या, मतलब किसी भी गुड्स के इंपोर्ट करने पर क्या ड्यूटी का रेट है, दैट इज़ स्टैंडर्ड रेट. लेकिन कई बार प्रेफरेंशियल रेट लगा होता है. प्रेफरेंशियल रेट का मतलब क्या है? जैसे इसका नाम है ना, प्रेफरेंशियल, यानी किसी को प्रेफरेंस देना, ठीक है. तो जब भी हम किसी को प्रेफरेंस देते हैं तो हम उसको कुछ बेनिफिट्स देते हैं, राइट, इंसेंटिव्स देते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पर ड्यूटी इज़ एन एक्सपेंस फॉर द इम्पोर्टर. तो अगर हम इम्पोर्टर को कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स दे रहे हैं, इसका मतलब हम उससे ड्यूटी कम लेंगे एज़ कम्पेयर टू दी ड्यूटीज़ जो स्टैंडर्ड रेट पे मेंशन्ड, ठीक है. अब कोई भी जो हमारा गुड है वो इम्पोर्ट पे होता है हमेशा, कि अगर आप ये गुड इन जगह से इम्पोर्ट करोगे तो आपको प्रेफरेंशियल रेट मिलेगा, ठीक है. कौन सी जगहें होती हैं वो आपको पर्टिकुलरली स्केड्यूल के अंदर देखना पड़ेगा.
शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ कंट्रीज़ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है जिसमें वो उनको बोलती है कि हम आपसे अगर गुड्स इंपोर्ट करेंगे हम आपको एक प्रेफरेंशियल रेट देंगे, ठीक है। यानी ये कुछ ऐसी नेसेसिटीज़ होती हैं जिस पे हमें इंपोर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन उस पर ड्यूटी हम कम लगाते हैं, ठीक है। अब ये ड्यूटी प्रेफरेंशियल रेट वाली ऐसे ही सबको नहीं मिल जाती। जब भी ऐसा प्रेफरेंशियल केस होता है आपको कुछ क्लेम्स देने होते हैं, यानी कुछ कंडीशंस स्पेसिफिकली बतानी होती है। सबसे पहले इम्पोर्टर को खुद से बताना पड़ता है और क्लेम करनी पड़ती है कि ये जो गुड्स मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इट इज़ अंडर दी प्रेफरेंशियल रेट गाइडलाइंस। क्यों, कैसे पता चलेगा उसे? क्योंकि उसको तो सेल्फ असेसमेंट के ही तो टैक्स पे करना होता है, तो असेसी को ये सब पता होना चाहिए। असेसी को नहीं पता होता तो हम लोग पिक्चर में आ जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोग बताते हैं उनको, है ना। सो सबसे पहला स्पेसिफिक क्लेम करना पड़ेगा कि इस गुड्स पर प्रेफरेंशियल रेट है। सेकंड, उन्हें ये भी क्लेम करना पड़ेगा कि गुड्स जो हैं मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस जो हुए हैं उसी प्रेफरेंशियल एरिया में हुए हैं। थर्ड, एरिया जो है वो नोटिफाइड होना चाहिए कि ये प्रेफरेंशियल एरिया है। फोर्थ, ओरिजिन ऑफ द गुड्स जो है वो सेक्शन 4 जो है उसके हिसाब से होगा, यानी सेक्शन 4 के अंदर कुछ गाइडलाइंस मेंशन्ड है जिससे ये पता चलता है कि ओरिजिन ऑफ द गुड्स क्या है। ओरिजिन ऑफ द गुड्स इन द प्रेफरेंशियल एरिया ही होना चाहिए। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ओरिजिन कैसे पता चलेगा, बस जो इम्पोर्टेंट था HSN, ठीक है, शेड्यूल 1 के अंदर है, कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग है। दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में बोला कि कुछ एडिशनल ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, जैसे कस्टम टैरिफ एक्ट, जैसे कौन सी ड्यूटी? एडिशनल ड्यूटी, यानी कुछ एडिशनल मतलब क्या, इन एडिशन आपको कुछ लगाई जा रही है, एडिशनल ड्यूटी, ठीक है। तो फिर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई गुड्स इंपोर्ट करे इन इंडिया, उन गुड्स पर अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट इंडिया में इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर कोई गुड्स आप इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस पर एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन जब उसको तुम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी नहीं, क्योंकि जो हमारी है एक्साइज ड्यूटी वो तो तब लगती है अगर गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ तो गुड्स मैन्युफैक्चर हो नहीं रहे इंडिया में, तो इस गुड पे लगेगी नहीं, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को तो नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में उस एक्साइज ड्यूटी के कंपोनेंट को कॉम्पनसेट करने के लिए एक ड्यूटी लगाई जाती है, दैट इज़ एडिशनल ड्यूटी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। ओके, इसके बाद आता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब क्या होता है इसके अंदर, जो अभी हमने प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे ना उस पर ड्यूटी नहीं है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है। इंडिया में अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर भी एक्साइज ड्यूटी नहीं है, तो एडिशनल ड्यूटी की तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन इंडिया में अगर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर जो इनपुट्स यूज़ होते हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है। तो उन इनपुट पे जो एक्साइज ड्यूटी पे करी हमने उसके इफ़ेक्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए हम यहाँ पे ड्यूटी लगा देते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंदर, ठीक है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए रॉ मटेरियल के। सो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में लगाते हैं एक्साइज ड्यूटी ऑन फिनिश्ड गुड्स को कॉम्पनसेट करने के लिए। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंदर लगाते हैं एक्साइज ड्यूटी का इफेक्ट कॉम्पनसेट करने के लिए, लेकिन जो कि रॉ मटेरियल यूज़ हुए थे उस फिक्स्ड गुड्स फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन में, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। व्हाट इज़ स्पेशल एडिशनल ड्यूटी? यानी कुछ स्पेशल लगा रही है गवर्नमेंट टू कॉम्पनसेट द इफेक्ट ऑफ वैट, सेल्स टैक्स, लोकल टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। ऑल्दो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट ये तीनों सेक्शन, क्योंकि एक्साइज का स्कोप और वैट सेल्स टैक्स का स्कोप बहुत कम रह गया है, कुछ ही गुड्स रह गए हैं जिन पे ये दोनों एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज़ अब तो सब GST के अंदर ही कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें MCQ बन सकता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी 3 सबसेक्शन 5 में, कि जितना भी हम यहाँ पर रेट लगाएंगे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी के लिए इट कैन नॉट एक्सीड 4%। ओके, सो दिस इज़ MCQ पॉइंट, ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद आता है सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7, दैट इज़ प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी होता क्या है। सो गाइस,
ड्यूटी दो तरीके की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू ड्यूटीज़, एक होती हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़। रेवेन्यू ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होती हैं जिससे गवर्नमेंट पैसा कमाना चाहती है, यानी इनकम का सोर्स होता है, उसको बोला जाता है रेवेन्यू ड्यूटीज़। फॉर एग्जांपल हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। इसके बाद है हमारी प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी वो ड्यूटीज़ होती हैं जो लगाई जा रही हैं ताकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचा पाएँ, प्रोटेक्शन दे पाएँ, ठीक है। जैसे अभी हमने एडिशनल ड्यूटी पढ़ी, इसमें एक्साइज़ के इफेक्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए, फिर उसके इनपुट पे जो एक्साइज़ था उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, ठीक है। वैट और सर्विस, वैट, सेल्स टैक्स, इन चीज़ों को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़, ठीक है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन, ठीक है। अगर टैरिफ कमीशन को ये लगता है कि सर्कमस्टांसेस हैं कि इस ड्यूटी को लगाना चाहिए इमीडिएटली, तो वो ड्यूटी लगा सकता है इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिव ड्यूटी। इस ड्यूटी को कम और ज़्यादा दोनों किया जा सकता है, कम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस ड्यूटी को आपको इंक्रीज़ करना है तो आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है इस चैप्टर का, सेक्शन 8 कैपिटल बी, यानी सेफ गार्ड ड्यूटी, ठीक है। सेफ गार्ड ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस अमेंडेड है, तो इसको मैं सबसे लास्ट में रिकॉर्ड करूँगा ताकि आप इसको स्पेसिफिकली सुन पाओ। बेसिकली इसका नेक्स्ट पार्ट ही बना दूँगा ताकि उसको स्पेसिफिकली सुन पाओ एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, सेक्शन 9, यानी एक्सपोर्टर कंट्री जो है इंडिया को, लेट्स से श्रीलंका से कोई सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट उस एक्सपोर्टर को कुछ इंसेंटिव्स दे रही है कि आप गुड्स को एक्सपोर्ट करो, ठीक है। इस केस में हम उसको क्या दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं एक्सपोर्टर कंट्री एक्सपोर्टर्स को। तो हमें उस सब्सिडी के इफ़ेक्ट को कॉम्पनसेट करना है, राइट। तो उस सब्सिडी के इफ़ेक्ट को जब हम कॉम्पनसेट करेंगे तब हम जो ड्यूटी लगाएंगे उसको हम सेक्शन 9 के अंदर कवर करेंगे, दैट इज़ CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। इन ड्यूटी को लगाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ कंडीशंस देखनी पड़ती है। सबसे पहले उन्हें ये देखना पड़ेगा कि जो कंट्री है, एक्सपोर्टर कंट्री है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से भी सब्सिडी दे रही है मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में, ओके। आर्टिकल्स जिन पे ये चीज़ें हैं यानी सब्सिडी दे रही है वो इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, ठीक है। थर्ड, इंपोर्ट जहाँ से हो रहा है वो कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्सिडी देनी चाहिए, मतलब उस गुड्स पे सब्सिडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि लेट्स से एक्सपोर्ट कंट्री, हम लोग ये देख रहे हैं कि जापान ने सब्सिडी दी, जापान सब्सिडी दे रहा था एक्सपोर्ट पे, तो जापान वालों ने पहले क्या किया, चाइना में किया एक्सपोर्ट, और चाइना ने फिर इंडिया में कर दिया। तो अब इंडिया के लिए तो एक्सपोर्टर कंट्री चाइना हो गई, लेकिन आइडियली देखा जाए तो वो गुड्स तो जापान से आए हैं, और जापान क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है, तो इसका मतलब हमें भी सब्सिडी वाली ड्यूटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब नहीं चलेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कोई भी और कंडीशंस हो सकती हैं जिस पे चार्ज हो, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर ये सारी कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को, वो डीम्ड सब्सिडी बना लेगी। कैसे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। पहला केस, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, कि पैसा दे दिया कि भाई तुम एक्सपोर्ट करो ना, ये लो इंसेंटिव ले लो सीधा सीधा, ठीक है। या फिर तुम्हारे जो लोन चल रहे हैं गवर्नमेंट को सब वेव कर दिए, पैसे मत दो, ठीक है। या फिर इनकम या प्राइस में डायरेक्टली सपोर्ट करा कि अच्छा तुम इस प्राइस पे बेचना चाहते हो ना, ये लो तुम इस प्राइस पे नहीं, इस प्राइस पे बेचो, इतने प्राइस तुम्हें मैं दूंगा, ओके, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई ऐसा फंडिंग मैकेनिज्म लाए जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसेंटिव दे रहे हैं हमारी जो भी एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो ऐसे केसेस में डीम्ड सब्सिडी बना के ड्यूटी लगा दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने सेक्शन में बोला कि चीटिंग अलाउड नहीं है, कि तुम मान लो ये कर दो कि तुम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स बदल दो, ठीक है, और ड्यूटी से बचना चाहो, या फिर तुम गुड्स एक असेंबल्ड फॉर्म पे गुड्स पे है, तुमने अनअसेंबल्ड करके भेज दिया, कि ड्यूटी नहीं है, ठीक है। या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर दिया कि जापान सब्सिडी दे रहा है, जापान ने चाइना को भेजा और चाइना यहाँ भेज रहा है,
कि सब्सिडी का पता ना चले, तो ये सब चीटिंग नहीं चलेगी। अगर तुम्हें ऐसे करते हो गिल्टी मिलते हो तो तुम पे ड्यूटी लगा दी जाएगी CVD, साथ में अदर पीनल प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ ड्यूटी, कितना ड्यूटी लगाएंगे, उतनी ड्यूटी लगाएंगे जो कि सब्सिडी से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। सब्सिडी से ज़्यादा, क्योंकि जितना बेनिफिट मिल रहा है उतना ही बेनिफिट को हटाएंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे कि बेनिफिट से ज़्यादा हटाएं। कितने टाइम के लिए ड्यूटी लगती है, ये ड्यूटी इनिशियली आप मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए लगा सकते हो। आपको 5 ईयर्स के अंदर अंदर ये प्रूव करना पड़ेगा या फिर ये असेसमेंट करनी पड़ेगी कि क्या सही में हमें ये सब्सिडाइज्ड आर्टिकल पे ड्यूटी लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ज़रूरत है और इसको अभी और आगे भी लगाना चाहिए, तो तुम्हें इसका अमाउंट डिटरमाइन करो, कितना ड्यूटी लगाओ, और अगले 5 साल के लिए और लगा सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर तुम वो असेसमेंट 5 साल में कवर नहीं कर पाए, ख़त्म नहीं कर पाए, तुम्हें 1 साल और दिया जाएगा कि चलो ठीक है कर लो। अगर तुम तब भी नहीं कर पाए तो ये ड्यूटी इनवैलिड हो जाएगी और तुम्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे लोगों के, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट्स से ये ड्यूटी अभी तो इनिशियली तो पता नहीं चलेगा कि कितनी ड्यूटी लगानी, क्या लगाना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोविजनल ड्यूटी लगा देती है। अब इस प्रोविजनल ड्यूटी के हिसाब से 2 आउटकम आ सकते हैं या 3 आउटकम रादर। प्रोविजनल ड्यूटी जितनी लगाई उतनी ही ड्यूटी लगानी चाहिए थी, कोई भी चेंज नहीं होगा, सब सही। लेकिन केस सेकंड, प्रोविजनल ड्यूटी उतनी लगाई जितनी, प्रोविजनल ड्यूटी कम लगाई एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल ड्यूटी, तो तुम चार्ज कर लो एक्स्ट्रा ड्यूटी, ठीक है, जो एडिशनल ड्यूटी लगाने की ज़रूरत है। लेकिन थर्ड केस ऐसा हुआ कि तुम्हारा जो जितनी तुम्हें लगानी चाहिए थी तुमने उससे ज़्यादा लगा दी, तो भाई तुम रिफ़ंड कर दो, गवर्नमेंट रिफ़ंड कर देगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। अब लेट्स से MCQ अलर्ट गाइस, लेट्स से मुझे पता चलता है कि हाँ मैं असेसमेंट कर रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि हाँ यार ये सही बात है, इस पर सब्सिडी मिल रखी है, इसलिए हमें इसको इफ़ेक्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए इस पर ड्यूटी लगानी चाहिए। तो क्या मैं कुछ टाइम पीछे जाके भी लगा सकता हूँ, 3-4 साल पहले के एक्सपोर्ट्स पे? नो, 3-4 साल पहले के इंपोर्ट्स पे रादर हम लोगों के लिए नहीं। हम लोगों को मैक्सिमम 90 डेज़ अलाउ करते हैं लॉ गवर्नमेंट को कि आप 90 डेज़ पीछे जा सकते हो, उससे ज़्यादा पीछे नहीं, ठीक है। तो 90 डेज़ में अगर आपको पता चलता है कि और भी लेट्स से हाई क्वांटिटी में हुआ है तो तुम उस पर भी ड्यूटीज़ एप्लीकेबल कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली बढ़ा सकते हो, राइट। इसके बाद आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेक्शन 9 कैपिटल A, ठीक है। एंटी डंपिंग, डंपिंग का मतलब क्या होता है कि कहीं से उठा के कहीं पे डंप कर दिया, यानी सामान फेंक दिया बेसिकली। सो कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं उनके पास किसी भी प्रोडक्ट की लेट्स से जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जितना हम यूज़ भी नहीं कर सकते, वेस्ट ही हो रहे हैं, तो लेट्स से सस्ते रेट पे एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। उसको बोला जाता है डंपिंग। तो अगर इंडिया वालों को पता चलता है कि जो हमारा डंप ये जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल प्राइस एक्सपोर्टर कंट्री में अलग है, लेकिन जब उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो कुछ प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने पे डिफरेंट प्राइस लग रहा है, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ओके यहाँ तो डंपिंग करी जा रही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। इसमें और इससे पहले वाली जो हमने ड्यूटी पढ़ी उसमें डिफरेंस ही यही है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर, प्राइस सपोर्ट तो मिल रहा है लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है ना एक्सपोर्ट करने की कि हम लोगों को ये पता चलता है कि भाई ये तो डंपिंग ही हुई है, कि मतलब सामान उठा के बस फेंका गया, ठीक है। प्रोटेक्ट जो अभी हमने यहाँ पे CVD पढ़ रहे थे सब्सिडाइज आर्टिकल में, वहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस केस में एंटी डंपिंग में क्वांटिटी ज़्यादा हो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है जो एक्सपोर्ट प्राइस है इंडिया के लिए वो कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइस जो एक्सपोर्टिंग कंट्री में, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ड्यूटी कितनी लगाओगे, ड्यूटी लगाएंगे हम मार्जिन ऑफ डंपिंग या फिर इंजरी मार्जिन, जो भी उसमें से कम होगा। अब ये क्या होता है मार्जिन ऑफ डंपिंग या इंजरी मार्जिन, इसका क्या मतलब है? मार्जिन ऑफ डंपिंग का मतलब कि कितना मार्जिन लगाया गया डंप करने के लिए, ठीक है। यानी एक्सपोर्ट प्राइस और नॉर्मल प्राइस की बात करी थी ना, एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब वो प्राइस जिसमें इंडिया को एक्सपोर्ट किया, नॉर्मल प्राइस का मतलब वो प्राइस जिसमें एक्सपोर्टर कंट्री आपस अपनी डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट प्राइस माइनस नॉर्मल प्राइस करेंगे, या सॉरी उल्टा, नॉर्मल प्राइस माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इन केस
ऐसा पॉजिटिव नंबर आता है मेरे पास, इसका मतलब डंपिंग की है, तो वो बोला जाएगा मार्जिन ऑफ डंपिंग। कई बार क्या होता है, एक्सपोर्ट प्राइस हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, हमें नहीं पता चलता एक्सपोर्ट प्राइस, तो उस केस में क्या पता चलता है, हम क्या करते हैं उस केस में, हम देखते हैं कि अच्छा तुमने एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, प्राइस अवेलेबल नहीं है, तुमने कोई प्राइस से नहीं पे किया, तुम इस प्रोडक्ट को बेचोगे ना आगे, हाँ, तो जब तुम्हारी पहली सेल होगी उसको जिस प्राइस पे तुम बेचोगे ना वो बता देना, हम उसको तुम्हारा एक्सपोर्ट प्राइस मान लेंगे, ठीक है। अगर तब भी नहीं मिलता तो रीजनेबल मेजर्स लिए जाएंगे टू आइडेंटिफाई द एक्सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इन केस ऑफ नॉर्मल वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अगर मान लो डोमेस्टिक कंट्री में वो प्रोडक्ट हम बेचते ही नहीं है तो फिर कहाँ से मिलेगी, तो तुम्हें ना कंपेरेबल प्राइस देखना पड़ेगा, यानी उसके जैसा सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ठीक है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो, जनरल एक्सपेंस लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करो उसके अंदर और अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल दो, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी। तो नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, इसको क्या बोला जाएगा, ड्यूटी, यानी ये क्या है, मार्जिन ऑफ डंपिंग, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है इंजरी मार्जिन। ये इंजरी मार्जिन क्या होता है, इंजरी मार्जिन क्या होता है, फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू। फेयर सेलिंग प्राइस का मतलब कि अगर कोई इंडस्ट्री अपनी, लेट्स से कोई कंपनी जिसने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया इंडस्ट्री ने, वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में सेल करती तो किस प्राइस पे करती, जस्ट लाइक नॉर्मल प्राइस जो हमने अभी पीछे पढ़ा, जस्ट लाइक नॉर्मल प्राइस कि अपनी डोमेस्टिक मार्केट में कितने का बेचोगे, दैट इज़ फेयर सेलिंग प्राइस, नॉर्मल प्राइस, ठीक है, माइनस लैंडेड वैल्यू। लैंडेड वैल्यू का मतलब असेसिबल वैल्यू जो अंडर सेक्शन 12 निकाली हमने, ठीक है, प्लस BCD, यानी BCD को भी ऐड करना, ठीक है। जो हम वैल्यूएशन चैप्टर यहाँ करते हैं उससे हम असेसिबल वैल्यू निकालते हैं, उसके ऊपर BCD अप्लाई करते हैं ना, असेसिबल वैल्यू प्लस BCD इज़ लैंडेड वैल्यू, इंडिया में लैंड करने की उसकी कॉस्ट, ठीक है। फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू, इतना इंजरी मार्जिन होगा। इन दोनों केसेस में से जो भी प्राइस कम होगा, यानी मार्जिन ऑफ डंपिंग, एक्सपोर्ट नॉर्मल प्राइस माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, या फिर फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू इंजरी मार्जिन, इन दोनों में से जो भी वैल्यू निकलेगी और जो कम निकलेगी उतनी ड्यूटी हम लगा देंगे इन द नेम ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ बोला, चीटिंग नहीं चलेगी, जैसा हमने अभी पहले पढ़ा था कि चीटिंग नहीं करेंगे। कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था CVD ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल्स पे, ठीक है, कि चीटिंग नहीं चलेगी, कि आप डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इंपोर्ट अनअसेंबल्ड फॉर्म में नहीं कर सकते, कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज नहीं कर सकते, और कोई भी और तरीका ऐसा यूज़ नहीं कर सकते जिससे पता चले कि हाँ तुम गलत काम कर रहे हो, ठीक है। अब ये ड्यूटी कितने टाइम के लिए लगेगी, सेम 5 साल के लिए। अगर 5 साल में रिव्यू ख़त्म हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो 1 साल, 5 साल में रिव्यू नहीं ख़त्म हुआ तो 1 साल और मिलेगा। अगर तुम्हें 5 साल में ख़त्म हो गया और तुम्हें लगता है ड्यूटी और लगानी चाहिए तो तुम अगले 5 साल के लिए भी लगा सकते हो। वही प्रोविजनल ड्यूटी वाला सेम, कि प्रोविजनल ड्यूटी लगा देंगे इनिशियली, फिर फाइनल ड्यूटी निकालेंगे। अगर प्रोविजनल ड्यूटी और फाइनल ड्यूटी सेम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, अगर तुम्हारी फाइनल ड्यूटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोविजनल ड्यूटी तो तुम ड्यूटी एक्स्ट्रा पे कर दो। अगर तुम्हारी प्रोविजनल ड्यूटी इज़ मोर देन जितनी तुम्हारी फाइनल ड्यूटी है तो तुम उतना रिफ़ंड कर दोगे एडिशनल अमाउंट, ठीक है। क्या इसको भी हम पीछे से लगा सकते हैं, यस, इसको भी हम 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन, कि जब हमने इनिशियली अप्लाई करी थी उसके 90 दिन पहले का लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी बोला गया है कि अगर कोई भी गुड्स जो हैं इंपोर्ट करें 100% EOU ने, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे एंटी डंपिंग हुई है, तो हम उस पर तब एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे। सोचो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि EOU जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, वो तो आगे एक्सपोर्ट करेगा ना, तो मेरी डोमेस्टिक कंपनी को तो, कंट्री को तो कोई नुकसान है नहीं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं उस पर क्यों एडिशनल ड्यूटी लगाऊँ, ठीक है। लेकिन उस पर एडिशनल ड्यूटी तब भी लगा दी जाएगी अगर ये पता चल जाए कि जो 100% EOU है वो डोमेस्टिक में बेचने के लिए सोच रहा है, डोमेस्टिक में प्रोडक्ट सेल करेगा, ठीक है, या फिर स्पेसिफिकली डिनाई कर दिया कि इस प्रोडक्ट पे तो लगेगी, ठीक है। अब इस लगाने से पहले कुछ कंडीशंस देखी जाएंगी एंटी डंपिंग की, हिस्ट्री ऑफ डंपिंग हो, ठीक है, कि इंजरी हो रही हो, यानी वो एक्सपोर्टर कंट्री की पहले भी हिस्ट्री रही है यहाँ डंप करने की चीज़ों को, ठीक है, और इंजरी हुई है क्योंकि बहुत सारा डंपिंग हुई, यानी बहुत सारी क्वांटिटी हुई है इन अ शॉर्टर टाइम। ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें एक पर्टिकुलर इंपोर्ट को देखना है, तुम्हें एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को देखना है, कि लेट्स से इन सारे पीरियड ऑफ टाइम पे जब आ जाएगी ड्यूटी
तो तुम्हें कवर करना है कि, समझ रहे हो गाइस, कि तब तुम्हें कवर करना है कि अलग अलग छोटे छोटे लॉट्स में वो क्वांटिटी है, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि ड्यूटी लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तब भी तुम्हें ध्यान रखना है। टाइम मैंने तुम्हें बताई दिया इसका इसमें, ठीक है। अंडर सेक्शन 9 एंड 9A में ड्यूटी में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे CVD और एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो CVD ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल और एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये दोनों एक साथ नहीं लग सकती, या तो CVD ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगेगी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। CVD या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी सिर्फ इसलिए नहीं लगेगी कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो एग्जेम्प्ट है, रिफंड है या टैक्स फ्री है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो टैक्स पे कर रहे हो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स लगता नहीं है। सिर्फ इस चीज़ को कंसिडर करके हम उस पर ड्यूटीज़ नहीं लगाते, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ मोस्ट फेवर नेशन बता रखे हैं, उनमें ये एप्लीकेबल नहीं है, अनलेस कोई डिटर्मिनेशन हमने करी है और हमें पता चला है कि इसको लगाना ज़रूरी है, तब तक हम प्राइमा फेसी नहीं लगा सकते, ठीक है। लास्ट पॉइंट, अनलेस इंजरी, प्रोविजनल इंजरी हमने डिटरमाइन कर ली है कि हाँ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो रहा है, तब तक हम इसको लगा नहीं सकते, ठीक है। अगर इसको लगा दिया तो ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें पहले से, ओके। सो गाइज, ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है इस रिवीजन का, लेकिन इसको क्विकली मैं एक बार रिवाइज़ और कराऊंगा क्विकली, ठीक है, ताकि लास्ट में हेल्प करे आप लोगों को। सबसे पहली बात, सेक्शन 12 की बात करी थी हमने, जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को लगाने की पावर देते हैं इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे, चार्जिंग सेक्शन 12। उसके बाद कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर गए थे, सेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ था कि जो BCD है उसका रेट क्या होगा। फिर हमें पता चला कि इसके अंदर दो शेड्यूल भी हैं कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 बोलता है एक्सपोर्ट ड्यूटी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, कुछ सिलेक्टेड गुड्स हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, शेड्यूल 1 क्या बोलता है, शेड्यूल 1 बोलता है ड्यूटी इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। इम्पोर्टेड गुड्स के अंदर शेड्यूल के अंदर डिटेल दी गई है और 5 कॉलम बनाए गए हैं। 5 कॉलम में सबसे पहला HSN कोड, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर यूनिट्स, स्टैंडर्ड रेट, प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट वो रेट जो कि हमारा प्रेफरेंशियल एरिया के साथ, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कंट्रीज़ से और उनको प्रेफरेंशियल एरिया बनाया हुआ है। अब जब भी कोई इम्पोर्टर होगा उसको स्पेसिफिकली ऐसे ही सिर्फ प्रेफरेंशियल ड्यूटी नहीं मिल जाएगी, अनलेस वो खुद से बोले कि ये प्रेफरेंशियल क्लेम दो मुझे, ठीक है। सेकंड, वो ये बोले कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर हुआ है वहीं पर। थर्ड, एरिया प्रेफरेंशियल लिस्ट में होना चाहिए। फोर्थ, ओरिजिन ऑफ द कंट्री सेक्शन 4 से डिटरमाइन हो। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन 3, एडिशनल ड्यूटी। एडिशनल ड्यूटी कब लगाते हैं, टू कॉम्पनसेट द इफेक्ट ऑफ एक्साइज ऑन द फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, जो कि इनपुट्स यूज़ हुए थे उन पर एक्साइज लगा हुआ था, उनके इफेक्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए ड्यूटी लगानी। इसके बाद आता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, यानी वैट को, सेल्स टैक्स को, इन सब के इफेक्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए ड्यूटी लगा रहे हैं। रेट 4% से ज़्यादा नहीं एक्सीड कर सकता। फिर हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी में हमें पता चला था 2 तरह की ड्यूटी होती है, रेवेन्यू और प्रोटेक्टिव। रेवेन्यू वो ड्यूटीज़ होती हैं जो हम पैसा कमाने के लिए सरकार लगाती है। प्रोटेक्टिव वो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। सर्कमस्टांसेस लगने चाहिए किसको, टैरिफ कमीशन को, ठीक है। टैरिफ कमीशन किसको बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि लगाता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट इस ड्यूटी को इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है, लेकिन इंक्रीज़ करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा था CVD ऑन केस ऑफ सब्सिडाइज आर्टिकल, यानी जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो अब क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब कंडीशंस, कंट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे कर रही हो सब्सिडी, ठीक है, किस पे, मैन्युफैक्चर पे, एक्सपोर्ट पे, प्रोडक्शन पे, गुड्स के, ठीक है। आर्टिकल्स इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है। इंपोर्ट जो है कंट्री ऑफ ओरिजिन से हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सिडी मिली होनी चाहिए, और भी कोई कंडीशन हो सकती है। ये 4 कंडीशंस पड़ी थी। फिर हमने कुछ ऐसे केस देखे थे जहाँ पे डीम्ड सब्सिडी मान लिया जाएगा, चाहे ये कंडीशन फॉलो हो रही हो नहीं हो रही, यानी डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स दे दिया सीधा अकाउंट में। कोई लोन चल रहे थे गवर्नमेंट से, वेव्स कर दिए, या बैंक से चल रहे थे, वेव करवा दिए,
ठीक है, कोई इनकम या प्राइस सपोर्ट दिया डायरेक्टली, नहीं चलेगा। डीम्ड सब्सिडी, गवर्नमेंट ने कोई फंडिंग मैकेनिज्म बनाया जो कि प्राइवेट बॉडी बनाई है जो इंसेंटिव पास ऑन करने के लिए बनाई है, नहीं चलेगा, डीम्ड सब्सिडी मानी जाएगी। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला, चीटिंग नहीं चलेगी, यानी आप डिस्क्रिप्शन चेंज करके कहीं गुड्स ले आओ, कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके ले आओ, अनअसेंबल्ड फॉर्म में ले आओ, या कोई भी और एनी अदर मीन्स जिससे, लेकिन बाद में अगर पता चल गया तो तुम पे ड्यूटी भी लगा देंगे और साथ में पीनल प्रोविजंस भी लगाएंगे। अमाउंट ऑफ ड्यूटी सब्सिडी के अमाउंट से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। कितनी ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे, 5 साल। 5 साल में तुम्हें सबसे पहले प्रोविजनल ड्यूटी लगी होगी तो उसकी असेसमेंट करके फाइनल ड्यूटी निकालनी पड़ेगी। अगर तो तुम निकाल लिए तो ठीक है, अगर नहीं निकाल पाए तो 1 साल का टाइम और मिलेगा। 1 साल के टाइम से ज़्यादा नहीं मिलता। अगर तुमने निकाल लिया इफेक्ट और तुम्हें लगता है ड्यूटी अभी भी लगनी चाहिए तो 5 साल का एक्सटेंशन और मिलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा ये नहीं लगा सकते। प्रोविजनल ड्यूटी तुमने लगा दी लेकिन जो फाइनल ड्यूटी निकल के आई वो कम निकल के आई प्रोविजनल ड्यूटी से, तो एक्सेस जो आपने ड्यूटी लगाई है रिफ़ंड कर दो। अगर आपने ड्यूटी जितनी लगाई है प्रोविजनल वो कम लगाई है एज़ कम्पेयर टू फाइनल तो आप ज़्यादा ड्यूटी क्लेम कर लो। लेकिन क्या हम इसको पीछे से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 90 डेज़। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कितना होगा, 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन कि हम प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 9A एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब कि गुड्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ इंपोर्ट हो रहे हैं कि डंप लग रहा है एक तरीके से, ठीक है। छोटे छोटे लॉट्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े लॉट्स भी हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एक ही मतलब बेसिकली ये बोले कि हम एक ही कुछ दिनों में लेट से इंपोर्ट हो रहे हैं, कुछ महीने में हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करे जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट प्राइस इंडिया में कम है एज़ कम्पेयर टू उनकी नॉर्मल कंट्री में जब हम सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब उन्होंने बोला ड्यूटी कितनी लगेगी, देखेंगे मार्जिन ऑफ डंपिंग या फिर इंजरी मार्जिन, विच एवर इज़ लोअर। मार्जिन ऑफ डंपिंग का क्या मतलब कि कितना मार्जिन लगाया जा रहा है, मतलब कितना बेसिकली डंपिंग का फ़ायदा मिल रहा है एक्सपोर्टर को। इंजरी का मार्जिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। मार्जिन ऑफ डंपिंग कैसे निकलेगा, नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। नॉर्मल वैल्यू अगर नहीं अवेलेबल, नॉर्मल वैल्यू है ही क्या वैसे, नॉर्मल वैल्यू क्या है, जो उतना हम अपनी एक्सपोर्टिंग कंट्री की मार्केट में बेच रहे हैं। अगर वो हम नहीं बेच रहे रेट से, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट उठाओ और कंपेरेबल प्राइस ले लो। सब्सिट्यूट भी नहीं अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो, एक्सपेंसेस ऐड करो, प्राइस निकालो, वो मान लिया जाएगा नॉर्मल वैल्यू। एक्सपोर्ट प्राइस का क्या मतलब, जो प्राइस हम इंडिया में सेल कर रहे हैं उस चीज़ को एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है वो एक्सपोर्ट प्राइस। अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप चेक करो इंडिया में वो पहला प्रोडक्ट जब हमने आया और हमने इंडिया में कितने का बेचा, वो तुम्हारा एक्सपोर्ट प्राइस बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ मार्जिन ऑफ डंपिंग, नॉर्मल प्राइस माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इसके बाद इंजरी मार्जिन। इंजरी मार्जिन का मतलब है फेयर सेलिंग प्राइस यानी नॉर्मल वैल्यू माइनस लैंडेड वैल्यू। लैंडेड वैल्यू यानी वैल्यूएशन चैप्टर में जो वैल्यूएशन करके असेसेबल वैल्यू निकाली प्लस BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी ड्यूटी आप लगा सकते हो। फिर वही बोला 5 साल के लिए लगाओ, ठीक है। 5 साल में अगर असेसमेंट हो गई तो ठीक है, फिर चेक करो कि ड्यूटी कम लगी है ज़्यादा लगी है, कम लगी है तो और ले लो, अगर ज़्यादा लगी है तो वापस कर दो। अगर नहीं कर पाए असेसमेंट 1 साल और मिल जाएगा। असेसमेंट कर लिया और तुम्हें लगता है ड्यूटी अभी कंटिन्यू होनी चाहिए तो अगले 5 साल के लिए और कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी, ऑल्टर कर लो डिस्क्रिप्शन, अनअसेंबल्ड फॉर्म में ले आओ, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर दो या कोई और तरीका, नहीं चलेगा, पकड़े गए, ड्यूटी भी लगाई जाएगी, पीनल प्रोविजंस भी होंगे। इंपोर्ट कौन कर रहा है, 100% EOU, तो ये ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन अगर ये पता चले कि वो EOU इंडिया में ही डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेगा उस प्रोडक्ट को तो ड्यूटी लगा देंगे, और अगर ये पता चलता है कि स्पेसिफिकली मना किया है तो भी उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्या ये ड्यूटी को भी हम रेट्रोस्पेक्टिव लगा सकते हैं, येस, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। कंडीशंस क्या हैं, हिस्ट्री ऑफ डंपिंग रहनी चाहिए, हमें इंजरी होनी चाहिए डोमेस्टिक मार्केट को, और इंजरी जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा मैसिव डंपिंग की वजह से हो रही है इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि CVD और एंटी डंपिंग दोनों एक साथ नहीं लग सकते, या तो CVD ऑन सब्सिडाइज वाली लगेगी सेक्शन 9 या फिर 9A के अंदर एंटी डंपिंग, ठीक है। CVD और एंटी डंपिंग ड्यूटी,
सिर्फ इसलिए नहीं लगनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री में एग्जेम्प्ट है, रिफंड है या टैक्स फ्री है उस पर, ठीक है। सिर्फ इन चीज़ों से नहीं लगनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस लिख रखे हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, अनलेस एक डिटर्मिनेशन ही कर दी गई है कि हाँ भाई इन पे ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, ठीक है। जब तक प्रोविज़न इंजरी का अमाउंट डिटरमाइन नहीं किया जाता ये ड्यूटी हम लगा नहीं सकते। सो दिस सम अप 35 मिनट्स के अंदर आपका पार्ट 1 कवर होता है। वी विल सी यू अगेन विद द सेकेंड पार्ट, जिसमें हम जीएसटी, सोशल वेलफेयर चार्ज, डंपिंग कॉम्पनसेशन सेस एंड सेफगार्ड ड्यूटी कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू।